हेलो बच्चा लोग। तो हाँ ठीक ठीक है, देखते रहिएगा। इज इट ओके नाउ? हाँ ओके। हाँ बच्चा लोग, तो आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। आज हम कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे, पूरा जान लेंगे, जितना कोशिश होगी कि मैं इसमें जितनी ज़्यादातर जानकारियां हैं वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी पूरा जो आज की क्लास होगी वो पूरी आपकी थियोरेटिकल होगी। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ बताऊंगा मैं, कूलॉम्स लॉ में क्या क्या है, किसने वो किया था, किसने ढूंढा था, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारा कुछ आप कूलॉम्स लॉ में जान जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, जैसे कि नाम से देख रहे हो। ठीक है, नाम से इतना जान लो कि इसको खोजा किसने था? चार्ल्स अगस्टीन कूलॉम ने 1785 में ढूंढा था इसको। मतलब ये किया उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्यों किया, क्या जरूरत थी? जब लोगों को ये पता चल गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर सकता है, जैसा कि आपने ये पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। अगर दोनों सिमिलर हैं तो वो दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? रिपल कर रहे होते हैं। अगर अपोजिट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। बट मुद्दा ये था कि क्या हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से इंटरेक्ट कर रहा है तो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? इसके लिए चार्ल्स अगस्टीन कूलॉम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट का नाम था टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। अगर बोर्ड की बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ना है, बस नाम जान लो। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से जिसकी मदद से इन्होंने चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन में उसके बाद एक फोर्स का फॉर्मूला निकाला, इन्होंने डिराइव करा कुल मिला के। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो दो स्मॉल स्फेयर्स की मदद से किया था। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में स्पेयर्स थे। ठीक है, तो आगे स्पेयर्स का क्या रोल है, क्या वो उस तरीके से प्रभाव डालेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इन्होंने देखा क्या, सीधी मैं बात पे आता हूं। इन्होंने देखा कि अगर दो चार्ज हैं, सपोज करिए एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। इन्होंने जो भी करा वो पॉइंट चार्जेस के लिए किया था, मैं आगे आपको बताता, लेकिन मैं यही बता दूं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया स्पेयर के लिए किया था, बड़े छोटे स्पेयर्स थे, उनको हम पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो उन्होंने कहा कि अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। ठीक है, तो इनके बीच लग रहा जो फोर्स होता है, Fe, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। याद रखिएगा, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, सॉरी, दो चार्जेस होंगे, उनका पहले हम प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब प्रोडक्ट जितना ही ज्यादा, इन्होंने कहा कि दो चार्जेस के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा होगा, उनका प्रोडक्ट उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट जितना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, चाहे वो इंटरेक्शन अट्रैक्शन का है, चाहे वो रिपल्सन का है, अकॉर्डिंगली। ठीक है, एक और इन्होंने बताया जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम कहते हैं, ये ग्रेविटेशन से सिमिलरिटी रखता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच का, दो चार्जेस के एक के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा, वो दोनों के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब आपको भी पता है, अगर हम कलेक्टिवली इसको लिखना चाहें, कलेक्टिवली अगर लिखना चाहें तो Fe विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, हमको पहले से पता हुआ है, क्लास 9 से ये चीज सुनते चले आ रहे हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट आया, जिस कांस्टेंट को अभी मैं क्या बोलूंगा? K बोलूंगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया टॉर्जन बैलेंस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या लिमिटेशंस है वो मैं आगे बताता जाऊंगा, ग्रेविटेशन से क्या सिमिलरिटी है कोशिश करके बताता जाऊंगा, ये भी आपको इतना आप जान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये K क्या है भाई साहब? तो K को
कुछ लोग कूलम्बियन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम्बियन कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू हो जाती है आपकी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। आई कहां से, मैं आपको वो रीजन भी बताऊंगा कि ये वैल्यू आती कहां से है। अभी तक इतना आपको समझ में आ रहा है। के को एक्चुअली में एक्सपेंड करके हम 1/4πε0 लिखते हैं। ठीक है, एक बार समराइज कर दे रहा हूं। बाबा कूलम्ब ने एक्सपेरिमेंट करा, टॉर्जन बैलेंस का एक्सपेरिमेंट करा। किस लिए करा? दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन बताने वाले थे। इंटरेक्शन लोगों को पता था कब अट्रैक्शन का होगा, कब रिपल्सन का होगा। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था उससे इन्होंने वो जो इंटरेक्शन हो रहा था, तो जो फोर्सेस वो एक दूसरे को लगा रहे थे, उस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकाला। क्या कहा इन्होंने कि जो फोर्स लग रहा होगा वो दोनों चार्जेस जिनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उनके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने इन दोनों को कलेक्टिवली लिखा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने यहाँ क्या किया, प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक कांस्टेंट दिया। कांस्टेंट को एक नाम दिया गया क्या? कूलम्बियन कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन एक वैल्यू, ये न्यूमेरिकली यही होती है, बट के में क्या चेंजेस आएंगे दिमाग में रखना बात को। इतना समझ में आ गया होगा। तो यहां से मैं थोड़ा आगे बढ़ा, के इज इक्वल टू 1/4πε0। अब जो चिड़िया है वो कौन है? ये क्या है? इसका नाम क्या है? परमिटिविटी। ठीक है, जब नॉट लगा हो तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको कहते क्या है? पढ़ते क्या है? पढ़ तो मैं रहा ही हूं, आपको नहीं पता है, ऐसे पढ़ लेना। एप ए है ये, रुको जा, एप साइलन नॉट। ठीक है, कहते क्या है इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब अगला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है कि परमिटिविटी होती क्या है, मीडियम की परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, क्या इसका वो है। तो अभी मैं बात करूंगा, पहले इतना आप नोट कर लो। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ठीक है, हो गया? बड़ी बकवास है यार इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अगला टॉपिक नहीं, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे थे? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन को कहते क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, क्या बोलते हैं भैया? परमिटिविटी। स्पेलिंग जाएगी तो भैया माफ कर देना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी 2 मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहली जो समझाना है मेरे को, पहले तो मैं एक जनरली एक बात बता देता हूं। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि परमिटिविटी है क्या। ठीक है, और जो दूसरा तरीका बताऊंगा वो आप तभी समझ पाओगे और ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि अगला टॉपिक होगा इसके बाद। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, एक पूरी क्लास ही रखेंगे न्यूमेरिकल सेशन कूलॉम्स लॉ पे। ठीक है, बोर्ड से लगाए, धीरे धीरे करके हम इंक्रीज कर लेंगे। जो भी आपको जैसी जरूरत होगी उतना सेक्शन देख के आप उसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो 2 चीजें बताने वाला हूं परमिटिविटी के बारे में जानकारी। पहली जानकारी नॉर्मल सी है जो आप समझ पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो परमिटिविटी होती क्या है? ठीक है, तो परमिटिविटी नॉट ना लगाऊं, परमिटिविटी को डिनोट कर देंगे किससे? एप्सिलॉन से। अभी मैंने आपको बताया था क्या इसको डिनोट करते हैं, और पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन। ठीक है, होता क्या है ये देखिए। एक बात आप सबको पता होगा कि चार्जेस ऑब्वियसली जब इंटरैक्ट करेंगे तो वो किसी ना किसी मीडियम में रखे होंगे, या तो वो एयर में रखे हुए हैं, या तो उनके बीच में एयर के अदर देन एयर कोई मीडियम है, वाटर है, मरकरी है, कुछ भी अलग मीडियम है। ठीक है, तो होता क्या है, क्वेश्चन ये आया, क्या एयर में रखने पे फोर्स अलग आएगा उनके इंटरेक्शन का, या वाटर में रखने के बाद कुछ चेंज हो जाएगा? समझ में आ रही बात?
ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया क्या कि ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड था, ये मीडियम चेंज करने से ये फोर्स चेंज हो जाता था, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया ये कि अगर ये सिमिलरिटी रखता है ग्रेविटेशन से, तो ग्रेविटेशन जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस नेवर डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जिन दो मास रखे होते थे, वो मास जिस मीडियम में रखे होते थे, उनके बीच का इंटरेक्शन उस मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। तो हमारे दिमाग में एक ख्याल आ जाता है कि ये भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये पाया गया कि जब चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच का इंटरेक्शन मीडियम पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्वेश्चन आया क्यों डिपेंड करता है, ऐसा क्या हो गया डिपेंड करता है? तो उसका आंसर है क्या, परमिटिविटी। परमिटिविटी हर एक मीडियम की, यह पाया गया कि हर एक मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पहले ये समझते हैं कि परमिटिविटी होती क्या है। ठीक है, तो सादे शब्दों में इस तरीके से समझना कि परमिटिविटी वो हथियार है जिसकी मदद से जो मीडियम है वो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कम करता है। मतलब ऐसे समझ लो कि जो मीडियम है वो नहीं चाहता है कि चार्जेस एक दूसरे के बीच में क्या करें, इंटरेक्ट करें। भैया ऐसे समझ लेना। ठीक है, तो करेगा क्या, उनके बीच के इंटरेक्शन को प्रभावित करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए करेगा क्या, तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। नाम है परमिट से मिलके समथिंग, ऐसा लगता है कि परमिट से मिलके बना हुआ है, बट ये दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन को परमिट नहीं करता है। हर एक मीडियम इस यूनिवर्स में, जितने भी मीडियम होंगे, हर एक मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसको हम कहेंगे परमिटिविटी। अगर मैं एक मीडियम हूं, ठीक है, सपोज करिए मैं एक मीडियम हूं, तो मेरे पास भी क्या होगी, परमिटिविटी। आप मीडियम है, आपकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ परमिटिविटी होगी। अब इस परमिटिविटी के थ्रू मैं करूंगा क्या, तो मैं ये करूंगा कि जब मेरे अंदर दो चार्जेस रखे जाएंगे, अब फिजिकली मेरे अंदर मत इमेजिन करने लग जाना, एयर या कुछ इस तरीके से इमेजिन करके रखो, तो एयर ही मान लेता हूं मैं, एयर की कुछ ना कुछ क्या है, परमिटिविटी है। अब उस परमिटिविटी के थ्रू एयर, जैसे ही उसके अंदर दो चार्जेस आएंगे और वो एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो एयर अपनी परमिटिविटी को जगाएगा, कहेगा भाई उठ जा, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, उसको क्या कर, घटा। समझ में आई बात? एक तरीके से परमिटिविटी क्या हो गई, परमिटिविटी वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से मीडियम चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन को कम करता है, परमिट नहीं करता है, कम करता है। ठीक है, इस तरीके से अगर समझा जाए तो हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग। अब मैं कुछ एग्जांपल बोलूंगा। अगर मीडियम है एयर या वैक्यूम और दो चार्ज हैं Q1 और Q2, कितनी दूरी पे है, मान लो R दूरी पे है। ठीक है, अगर फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखने को बोला तो लिखोगे आप 1/4 पाई, और यहां पे परमिटिविटी ऑफ एयर जो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करो एयर ना होके क्या था, वाटर, और वाटर की परमिटिविटी मान लो कह दो, ठीक है, सेम ही चार्जेस रखे हुए हैं, सेम ही डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तब वाटर के लिए Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई, और यहां पे एप्सिलॉन किसका रखना पड़ेगा, वाटर का, फिर आगे Q1 Q2 अपॉन R²। तो इन दो एग्जांपल से ये समझ गए होंगे कि, अब ध्यान से सुनना, एयर में सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है, R दूरी पे है, लेकिन परमिटिविटी किसकी रखी गई, एयर, और फोर्स क्या आया, Fe। क्लियर है? अब जरा इसको देखो, जब दोनों चार्जेस कहां रखे गए थे, वाटर में, जब दोनों वाटर में रखे गए तो सब कुछ सेम है, चेंज कहां आ रहा है भाई, समझ में आई बात? क्या प्रूव कर रहा है? ठीक है, तो यहां से गया क्या, ये आवाज तो आ ही रही होगी। चलो देखो,
ठीक है बेटा, तो समझ में क्या आया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया भाई साहब, समझ में आया कि भैया सब कुछ सेम है, इसका चेंज है। तो एक बात बता, ये फोर्स लग रहा होगा सेम चार्जेस के बीच में एयर में, और ये फोर्स लग रहा होगा कहां पे, वाटर में। मीडियम चेंज हुआ, क्या फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? परमिटिविटी की वजह से। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है कि जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, या इसको मैं एक और नाम दूंगा, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन मीडियम। क्यों? क्योंकि मीडियम की परमिटिविटीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इस वजह से ये जो फोर्स होता है वो भी मीडियम के हिसाब से क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोलते हैं अभी बारे में, अभी जब मैं इसके और डिटेल में आऊंगा, रेस्ट्रिक्शंस बताऊंगा, कहां हम लगा सकते हैं, कहां हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, कब कब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम इंटरेक्शन के फोर्स का वो निकालने के लिए, तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, अब मुद्दे पे आना। ये तो समझ में आ गया कि ये मीडियम पे क्या होता है, डिपेंड करता है। अगली बात, और ये दोनों फॉर्मूले से समझ में भी आ गया अप्लाई कैसे करेंगे, लेकिन अगली बात ये है कि तब आप ये बोलोगे सर इसका मतलब मुझे कूलॉम्बियन फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस के बीच में कूलॉम्बियन फोर्स निकालने के लिए सारे मीडियम की क्या रटनी पड़ जाएगी, परमिटिविटी, है कि नहीं है? ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन है क्या? इसका भी एक सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना। हम आलसी है ना, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बना ही गया। एक मिनट, ठीक है, आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। अब क्या हो गया भाई साहब, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ये समझ गया, आ गया। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो अच्छा, क्यों मीडियम पे? क्योंकि परमिटिविटी सबकी अलग अलग होती है। अब परमिटिविटी हमको सबकी क्या करनी पड़ेगी, रटनी पड़ जाएगी। उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए यहां पे एक नए टर्म का इजाद हुआ, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या भाई, अगला टर्म क्या आया, रिलेटिव परमिटिविटी। क्यों बताया अभी देखना, इसका फायदा तो देखना। इसका एक और नाम होता है, हम इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, या जिन्होंने भी इसको स्टार्ट करा, जिन्होंने भी इसको बताया, वो क्यों बताया, ताकि आपको हर एक मीडियम की परमिटिविटी रटनी ना पड़े। ठीक है, होता क्या है ये, ध्यान से सुनिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, एयर की परमिटिविटी, सॉरी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन एयर की परमिटिविटी। ऊपर क्या है भाई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। आया समझ में? ठीक है, तुम्हारे आलस का इलाज हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, समझना। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। होता क्या है, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन। ठीक है, अक्सर होता क्या है बेटा बताऊं मैं, अक्सर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया रहेगा, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन से समझाता हूं। दो चार्जेस हैं, एक है Q1 एक है Q2, बीच की डिस्टेंस R है। जो मीडियम है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है के ना बोलूं मैं, कोई और बोल दे, मान लो कितना है 2। ठीक है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 2। ये दोनों दिया हुआ। अब मैंने बोला फाइंड Fe निकाल के दिखाओ। ठीक है, कूलॉम्बियन फोर्स से। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुन लेना, ये दोनों मेंशन कर दिए गए हैं कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। अब बोला गया भैया कूलॉम्बियन फोर्स निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो तुम करोगे क्या, सिंपली कूलॉम का फॉर्मूला लगाओगे, F = 1/2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ठीक है, यहां पे ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है जरा पढ़ना। ये फॉर्मूला जो लगाया गया है, जो उन्होंने बताया था कि दो चार्ज हैं Q1 और Q2, कितनी दूरी पे हैं? R दूरी पे। रखे कहां हैं? एयर में। परमिटिविटी किसकी रखी हुई? एयर की। लेकिन यहां पे किस में रखे हुए हैं? किसी मीडियम में। तो तुम करोगे क्या? तुम फॉर्मूला रखने जाओगे तो लिखोगे Fe इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसमें वो चार्जेस रखे हुए हैं Q1 Q2, मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है, बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, अब एप्सिलॉन अब आपको नहीं दिया हुआ है यहां पे कहीं पे भी परमिटिविटी मीडियम की नहीं दी हुई है, बजाय दिया क्या हुआ है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैंने वैल्यू ले ली है क्या? 2। समझ में आई बात? तो अब आपको तो यहां पुट क्या करना है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। गिवन क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप सिंपल पहले क्या करोगे? पहले एप्सिलॉन निकालना हमारा टास्क है, तो आप सिंपल ऐसे जाओगे क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जगह रख दो 2 m एप्सिलॉन नॉट, और यहां से एप्सिलॉन m क्या आ जाएगा बेटा? 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? 4 टू मल्टीप्लाई कर लेना, आगे का करना। आगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, बट इससे ये आइडिया लगे। अब देखो जरा, केवल रटना क्या है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं बताई। इतना अगर आपको समझ में आ गया, जो भी नोट डाउन करना है नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया क्या? हो गया? ठीक है, आगे देखो, समझ गया ना इतना? तो आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका दूसरा नाम था रिलेटिव परमिटिविटी, अगर ये दिया रहे, ठीक है, तो आपको सिंपल करना क्या है? ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन केवल किस में कर दोगे? परमिटिविटी ऑफ एयर में, और आप वैल्यू ले जाके पुट कर लेना। अब मैं जरा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि आपको बस यही रटना है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। ठीक है, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला साथ साथ मैं आपको बताते चलूंगा। बता दो, साथ ही साथ बता देता हूं। के को क्या कहते थे तुम? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। यूनिट बता दो भाई, यूनिट भी तो निकाल के लिख दो। ठीक है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू आपने क्या लिखी थी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, मेरे को एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, यूनिट ही चाहिए, तो मैं एप्सिलॉन नॉट को इसको पलट देता हूं, लिख सकता हूं 1 अपॉन के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई के। बोले होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब के की यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी भाई? कूलॉम पे -2। बोल ना, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पे -1 मीटर पे -2। ऐसे भी लिखा होता है, ऐसे भी लिखा हो, तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई साहब? यहाँ पे कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्या बताया मैंने? समझ गए? थोड़ी बातें और है जिसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कूलॉम्स लॉ कहां लगा सकते हैं, कहां पे नहीं लगा सकते हैं, वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा डिटेल में। थैंक यू।